गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम विज्ञान की शाखा जेनेटिक्स अथवा आनुवांशिकी का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन ग्रेगर मेंडल की लाइफ हिस्ट्री तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि जेनेटिक्स या आनुवांशिकी का क्या अर्थ होता है। जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो कि सजीवों में हेरिडिटी तथा वेरिएशंस के अध्ययन से संबंधित है। जेनेटिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द जेन से डिराइव हुआ है जिसका अर्थ होता है टू बिकम और टू ग्रो इनटू। सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में जेनेटिक्स शब्द को दिया था। तो आइए देखते हैं दो शब्द जो कि अभी हमने देखे, हेरिडिटी तथा वेरिएशन, क्या होते हैं। हेरिडिटी का अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण, और इस प्रकार इन्हीं पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के स्थानांतरण के कारण ही संतति अपने माता पिता के समान होती है तथा एक ही माता पिता की विभिन्न संततियों में सिमिलैरिटीज या समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों की वंशागति ही हेरिडिटी कहलाती है। जेनेटिक्स का दूसरा एस्पेक्ट है वेरिएशन अथवा विभिन्नताएं। सामान्यतः हम यह देखते हैं कि एक ही माता पिता की संतान में अनेक समानताएं पाई जाती हैं, परंतु फिर भी वे एक दूसरे से भिन्न होती हैं। उन्हें आसानी से एक दूसरे से अलग पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार यह विभिन्नता ही इंडिविजुअल्स के मध्य पाए जाने वाले अंतरों का कारण है, और विभिन्नता ही वह भेद है जो कि एक ही परिवार के विभिन्न सिबलिंग्स यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को यूनिक इंडिविजुअल्स या अपनी अलग पहचान देती है। वेरिएशन या विभिन्नता दो प्रकार से आ सकती है। पहली प्रकार की विभिन्नता है हेरिडिटरी या आनुवांशिक विभिन्नता। सामान्यतः लैंगिक जनन के दौरान यह जीन्स के रिकॉम्बिनेशन जो कि क्रॉसिंग ओवर नामक क्रिया के दौरान होता है, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली विभिन्नता है। तो हेरिडिटरी वेरिएशन सामान्यतः लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं को कहा जाता है। दूसरे प्रकार की विभिन्नताएं एनवायरमेंटल होती हैं। यह वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार जेनेटिक्स का अध्ययन यह भी बताता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के संचरण के साथ ही विभिन्न संततियों में विभिन्नता क्यों पाई जाती है। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की। ग्रेगर जॉन मेंडल को पॉपुलरली आनुवांशिकी का पितामह या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रथम सफल प्रयास व वंशागतिकी के नियमों के प्रतिपादन का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। यद्यपि मेंडल से पूर्व भी अनेक वैज्ञानिकों जैसे कि कॉलर-यूटर, गार्टनर, नॉर्डेन इत्यादि ने प्रयोग किए थे, परंतु वे किसी सार्थक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। सर्वप्रथम जेनेटिक्स का परिचय तथा वंशागति के नियमों का प्रतिपादन मेंडल के द्वारा ही किया गया था, अतः इन्हें पॉपुलरली फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही इनका इंटरेस्ट सजीवों अथवा लिविंग ऑब्जेक्ट्स में था। स्कूल एजुकेशन पूरी करने के पश्चात इन्होंने फिलॉसफी में 2 साल का एक कोर्स किया। इसके पश्चात
पश्चात एक चर्च में नौकरी की इन्होंने और यहीं इन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली। आपको इनका पूरा नाम ध्यान होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसी बीच इन्होंने एक स्कूल में अध्ययन कराते हुए वियना यूनिवर्सिटी से साइंस तथा मैथमेटिक्स में भी पढ़ाई की। और ये जो साइंस तथा मैथमेटिक्स की पढ़ाई थी, ये इनके आगे के प्रयोगों में बहुत काम आई। अपनी नौकरी के दौरान ही इन्होंने उद्यान मटर अथवा पाइसम सटाइवम अथवा पी प्लांट पर अनेक प्रकार के प्रयोग किए। यह प्रयोग इन्होंने समर्स में तथा जिस चर्च में यह नौकरी कर रहे थे वहाँ के उद्यान में किए। लगभग 7 साल तक यानी 1857 से 1863 के समय के मध्य यह अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। इसके पश्चात अपने प्रयोगों तथा प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर इन्होंने एक पेपर शोध पत्र तैयार किया जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन तथा 7 सालों के कामों का निचोड़ इस पेपर में 1866 में पब्लिश किया। इनका यह पेपर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की एनुअल प्रोसीडिंग्स में पब्लिश किया गया। ध्यान रखिए, अक्सर यह पूछ लिया जाता है कि मेंडल के शोध पत्र का क्या नाम था तथा इसे कहाँ पब्लिश किया गया। तो ध्यान रखिए, 7 सालों के एक्सपेरिमेंट्स के पश्चात 1866 में यह पेपर पब्लिश किया गया। इस पेपर में मेंडल ने अपने प्रयोग तथा प्रयोगों के निष्कर्षों के बारे में बताया था। यद्यपि मेंडल के प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण थे तथा जेनेटिक्स के अध्ययन तथा उसके परिचय के बारे में काफ़ी स्पष्ट एक्सपेरिमेंट्स थे, परंतु उस समय मेंडल के प्रयोगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसके अनेक कारण थे, जिसमें से प्रमुख कारण था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि डार्विन का एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्र था। वह भी उसी समय के दौरान पब्लिश हुआ था तथा वैज्ञानिक उस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कंसेप्ट के इवैल्यूएशन में बिजी थे। दूसरी बात, मेंडल का प्रयोग साइंटिफिक तथा मैथमेटिकल बैकग्राउंड पर आधारित था, जो कि अधिकांश वैज्ञानिक उस समय तक नहीं समझ पाए। तो मेंडल की अत्यंत महत्वपूर्ण खोजें काफ़ी समय तक नेग्लेक्टेड, लगभग 35 साल तक वैज्ञानिक जगत में उपेक्षित रही तथा इन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसके पश्चात 1900 में 3 वैज्ञानिक जो कि अलग अलग देशों से थे, ये आनुवांशिकी पर प्रयोग करते हुए पुनः उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे जो कि मेंडल के द्वारा दिए गए थे। अपने प्रयोगों के दौरान ही इन्होंने मेंडल के द्वारा प्रकाशित पत्र को पुनः पढ़ा तथा मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किया, पुनर्खोज की। तो अपने कार्य के 35 वर्षों के पश्चात मेंडल को अपने कार्य की पहचान मिली तथा ये 3 वैज्ञानिक रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलिज्म की पुनर्खोज की। अक्सर इन 3 वैज्ञानिकों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं इस प्रश्न के साथ कि मेंडल की खोज या मेंडल के नियमों की पुनर्खोज का श्रेय किन वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो आपको इन तीनों के नाम भी ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार मेंडल के कार्यों की रीडिस्कवरी की गई। थोड़ा सा हम यह जान लेते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पी प्लांट को या मटर के पौधे को ही क्यों चुना। यह माना जाता है कि मेंडल की सफलता के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण उसके द्वारा सही प्लांट मटेरियल का चयन रहा। अपने प्रयोगों के लिए उन्होंने मटर का चयन किया क्योंकि
मटर के पौधे में स्पष्ट लक्षण उपस्थित होते हैं और यह बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। मटर का पौधा बड़े आकार के पुष्पों के साथ होता है, अतः पुष्पों के साथ एक्सपेरिमेंट करना आसानी से संभव हो पाता है। साथ ही यह बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बड़े आकार के होने के कारण इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन तथा परागण की क्रिया आसानी से करवाई जा सकती है। मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा है। एनुअल हर्ब होने के कारण इसका लाइफ साइकिल छोटा होता है, अतः कम समय में ही इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव है तथा रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए हमें लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि उद्यान मटर में देखने को मिलता है वह है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या विपर्यासी लक्षण, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो दिए गए चित्र में आप मटर के पुष्प की संरचना तथा इसकी फली यानी पॉड की संरचना आसानी से देख सकते हैं। मटर के पुष्प का आकार, इसमें पाए जाने वाले सेक्स ऑर्गन्स का स्पष्ट दिखना तथा इसका क्लिस्टो यानी बंद पुष्प के रूप में पाया जाना महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि मटर को प्रायोगिक कार्यों के लिए एक उपयुक्त पुष्प बनाते हैं। यह है मटर के पौधे की सामान्य संरचना तथा इस चित्र में आप एलएस ऑफ फ्लावर भी देख सकते हैं। तो इन्हीं गुणों की वजह से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे मेंडल के द्वारा चयनित किए गए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में तथा मेंडल के प्रयोगों तथा उसके सफलता के रीजंस के बारे में। धन्यवाद।